हेलो एवरीवन। तो आज मेरा री 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 रिकॉर्डिंग का डे 1 है। और आज मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर बात करने वाला हूँ। तो मेरा कोई मैसेज आया है, तो पहले मैं वो देख लेता हूँ। तो मैसेज है मनीष जियो का। क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं बट कंपनसेट और अनकंपनसेट में डाउट है, बाकी ठीक है सब। तो अब मैं शुरू करता हूँ आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बा, बा, बताना। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेजल्स। और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है, इसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिवाइड किया है दो मेन पार्ट्स में। वन इज ब्लड वेजल्स और दूसरा है हार्ट। तो जो ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर आता है, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू आर्टियोल्स में जाता है और फिर कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज में जाकर फिर अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचता है, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्यूल्स में आता है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन में आता है। उसके बाद फिर से हार्ट में आ जाता है फर्दर प्योर होने के लिए। नोट्स में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी जो होती है वो आरोटा होती है, और स्मॉलेस्ट आर्टरी जो होती है वो आर्ट्रियोल्स होती है। और जहाँ पे इन आर्टरी और आर्ट्रियोल्स की मीटिंग होती है उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल जो होती है वो कैपिलरी होती है, और लार्जेस्ट वेन जो होती है वो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा होती है। लार्जेस्ट वेन जो होती है वो सिफिनस वेन होती है, और स्मॉलेस्ट वेन जो होती है वो वेन्यूल होती है। कैपिलरी का साइज़ देखा जाए तो 5 से 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, और स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल इन द बॉडी भी होती है। और लार्जेस्ट कैपिलरी जो है वो फाउंड होती है लीवर के अंदर। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम रिजर्वायर जो होता है ब्लड का वो वेन्स में ही होता है, ओ सॉरी कैपिलरीज में ही होता है। और कैपिलरीज के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि कंटिन्यू, फेनेस्ट्रेटेड या फिर साइनोसॉइड कैपिलरी। ये जो कंटिन्यूस कैपिलरी होती है ये प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल्स के अंदर, फिंगर एंड स्किन और ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और पैनक्रियास के अंदर, एंड ग्लोमेरुलाई किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर। साइनोसॉइड कैपिलरीज, या फिर हम इसे डिसकंटिन्यूअस कैपिलरी भी बोल देते हैं, प्रेजेंट होती है लीवर के अंदर, बोन मैरो के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर एंड एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। तो आर्ट्रियोल्स एंड आर्टरीज, जो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी जो होती है वो आरोटा होती है, और ये स्मॉलेस्ट आर्टरी जो होती है वो आर्ट्रियोल्स होती है।
लेयर ऑफ आर्टरी एंड आर्ट्रियोल्स। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसे हम एक्सटर्ना बोलते हैं, आउटर लेयर ऑफ फाइबर्स की बनी होती है और इसका काम होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन करना। और ट्यूनिका मीडिया, जिसे मिडिल लेयर भी बोलते हैं, मेड अप ऑफ, ये बनती है स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक टिश्यू की। ये डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेजल्स का काम करती है और मोस्ट कॉमन अफेक्ट होती है लेयर आर्टरी इन एन्यूरिज्म। ट्यूनिका इंटीमा जो होती है वो इनर लेयर होती है, मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, is called the endothelium, decrease the function between blood vessel and wall of arteries. Blood supply to the artery जो होती है वो and vein by रोसम से होती है। अरोटा, अरोटा क्या होता है? एक लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द किडनी। देयर आर 60,000 मील और 1 लाख किलोमीटर लेंथ ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल की जो एवरेज लेंथ होती है वो 1 लाख किलोमीटर होती है। अब अरोटा की ब्रांच की बात करें तो इसमें असेंडिंग ब्रांच होती है, जो कि पहला पार्ट होता है इसका 5 सेंटीमीटर का होता है। इसके अंदर ब्रांचेस 2 निकलती है, एक कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी। आर्च ऑफ अरोटा आता है फिर इसके अंदर, जो कि लाई करता है सुपीरियरली बॉर्डर ऑफ स्टर्नम पर। जो स्टर्नम का ऊपर वाला बॉर्डर होता है वहीं से ही आर्च ऑफ अरोटा होकर जाता है। इसकी ब्रांचेस रहती है ब्रेकियोसेफेलिस, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ये अरोटा जो होते हैं डिसेंड हो जाती है, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये डिवाइड होती है दो में, एक थोरैसिक अरोटा और फिर एब्डोमिनल अरोटा। तो थोरैसिक अरोटा की जो ब्रांचेस होती है वो इस तरीके से होती है: पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सबकोस्टल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल में लेफ़्ट और राइट होती है, एक राइट होती है और 2 लेफ़्ट होती है। फिर ईसोफिजियल ब्रांच होती है, फिर उसके बाद पेरिकार्डियल ब्रांचेस होती है, फिर मेटास्टेनियल ब्रांचेस होती है, फिर उसके बाद में सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है। फिर उसके बाद आती है एब्डोमिनल एरोटा। इसकी भी लाइन बॉडी बिलो द लेवल ऑफ डायफ्राम। ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर डायमीटर में होती है। ब्रांचेस रहती है इसकी पहले तो अनपेयर में, जिसकी बस एक साइड से ही क्या बोलते हैं ब्रांच निकली होती है, वो होती है सीलिक आर्टरी, जो कि एरिया लेवल 12 पर रहती है, थोरेसिक वर्टिब्रा पर। फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी रहती है, जो कि लंबर 1 पर रहती है, और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो रहती है, जो कि लंबर 3 पर प्रेजेंट रहती है। फिर आती है पेयर्ड ब्रांचेस एब्डोमेन के अंदर, ये रहती है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है। फिर मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी होती है, जो एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। फिर रीनल आर्टरी होती है, जो कि किडनी को सप्लाई करती है। फिर गोनेडल आर्टरी होती है, जो कि टेस्टिकुलर और ओवरी को सप्लाई करती है।
फिर डोर्सो लेटरल ब्रांचेस होती है जो कि 4 रहती है पेयर में, और फिर लास्ट में आती है टर्मिनल ब्रांच जो कि लेफ्ट एंड राइट इलियाक आर्टरी होती है। अब आते हैं हम हार्ट के बारे में। हार्ट का काम होता है पंपिंग करना कॉन्स्टेंटली, ब्लड की पंपिंग करने में काम करता है हार्ट। और इसके बाद फिर जो फर्स्ट फंक्शन होता है हार्ट का वो स्टार्ट होता है 3 वीक पर। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 वीक का होता है तभी ये हार्ट पंप करना शुरू करता है। और फिर डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है ये एक कंजेनाइटल जन्मजात प्रॉब्लम होती है। इट इज़ रेयर हार्ट कंडीशन इन विच जो एपेक्स होता है हार्ट का वो राइट साइड में पॉइंटेड होता है। और फिर एक होता है एक्टोपिया कार्डिया जिसके अंदर क्या होता है हार्ट लोकेटेड होता है आउटसाइड द थोरैक्स, तो उसको हम एक्टोपिया कार्डिस कहते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ हार्ट ये क्या होता है, इसके अंदर दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन जो कि ग्रेटर सर्कुलेशन होता है जिसके अंदर हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट में लेकर आना। तो ये एक इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर ग्रेटर सर्कुलेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है कि जब हार्ट जो है लंग्स में ब्लड भेजता है और लंग्स से प्योर ब्लड लाकर फिर से हार्ट में आता है तो उसे हम बोलते हैं लेसर सर्कुलेशन। फिर होता है प्लेसमेंट एंड पैरामीटर्स ऑफ हार्ट। जो हार्ट की पोजीशन जो होती है वो ओब्लिक होती है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। और प्लेसमेंट जो होती है वो मिडिल में रहती है, मीडिया स्टेनम बिटवीन 2 लंग्स बिहाइंड द स्टेनम एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा T5 to T8 पर रहता है। इट इज़ कोन शेप का होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अबाउट 6 सेंटीमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है इसका, अबाउट 8 to 9 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। एवरेज वेट मेल के अंदर इसका 310 ग्राम रहता है और फीमेल के अंदर 225 ग्राम रहता है, 225 और 310। तो अब आते हैं हम लेयर ऑफ हार्ट के अंदर। तो सबसे पहली जो बाहरी लेयर रहती है वो रहती है इसकी पेरिकार्डियम जिसे हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, आउटर लेयर होती है। और पैराइटल पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ फाइबर टिश्यूज, विसरल पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ सीरस टिश्यूज और पैराइटल कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर। तो जो पैराइटल स्पेस होता है उसके अंदर ही 5 से 20 ml का फ्लूइड, सरफेक्टेंट फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर रहता है जो कि फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है। मायोकार्डियम जो लेयर होती है वो मिडिल लेयर होती है, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, पकिंजी फाइबर्स इसके अंदर रहते हैं, स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं और कंस्टिट्यूटिंग द कंडक्टिंग सिस्टम। और ये जो पकिंजी फाइबर्स जो होते हैं ये कंडक्शन सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो इनर लेयर या फिर एंडोकार्डियम ये
एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। और उसके बाद आते हैं हम एपेक्स क्या होता है। एपेक्स ऑफ हार्ट ये कोनिकल शेप का रहता है, कोन शेप का रहता है, फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन about 9 centimeter lateral to the midpoint midline of the left side of clavicle। तो बेस जो बनता है इसका फिक्स रहता है, बेस कभी तय नहीं रहता है इसका, नहीं बेस हमेशा इसका तय 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 रहता है, जो कि फॉर्म होता है दो एट्रियम के चैम्बर से। तो जो 2/3 पार्ट जो होता है वो पोस्ट बाय द पोस्ट सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, और वन थर्ड एरिया जो रहता है वो कवर होता है राइट एट्रियम से। तो पोस्टीरियरली रिलेटेड टू द राइट पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन ईसोफेगस डिसेंडिंग अरोटा। तो पोस्टीरियरली क्या होता है, राइट पेयर रहता है पल्मोनरी वेन के, जो कि और ईसोफेगस होता है, और डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा रहती है। तब इनसाइड हार्ट के इनसाइड में क्या होता है, तो चैम्बर ऑफ हार्ट रहते हैं, मसल्स वॉल ऑफ हार्ट वो 4 रहते हैं। तो राइट एट्रियम जिसे हम ओरिकल, एपेंडेंजेंसी या फिर सिस्टोलिक प्रेशर भी, तो इनके अंदर जो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, जो कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर रहता है वो 15 से 30 mm ऑफ Hg रहता है। वहीं डायस्टोलिक प्रेशर जो रहता है वो 3 से 8 mm ऑफ Hg रहता है, जो कि रिलैक्सेशन प्रेशर होता है। फिर आता है राइट वेंट्रिकल, जिसको हम क्रीसेट शेप का बोलते हैं। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर जो रहता है वो 15 से 30 mm ऑफ Hg रहता है, और डायस्टोलिक प्रेशर इसका 4 से 12 mm ऑफ Hg रहता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहता है वो कोनिकल शेप का रहता है, और सिस्टोलिक प्रेशर रहता है इसका 100 से 140 mm ऑफ Hg, और जो रिलैक्सेशन प्रेशर रहता है इसका वो 3 से 12 mm ऑफ Hg रहता है। फिर उसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम रहता है, उसका भी कुछ सिस्टोलिक प्रेशर रहता है और कुछ डायस्टोलिक प्रेशर भी रहता है। तो अब आते हैं वॉल्व ऑफ हार्ट के बारे में। तो इसके अंदर 4 वॉल्व रहते हैं। पहला वॉल्व रहता है ट्राइकस्पाइड वॉल्व, ऑल्सो नोन एज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जो कि कंटेन करता है 3 कस्पस। कस्पस का यहाँ मतलब होता है कि लीव्स। तो जो कस्पस जो रहते हैं ये इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन में रहते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं इसके साइज़ के बारे में कि कितना साइज़ का ये खुलता है। तो ये 7 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर खुल जाता है ये, और इसी को हम लार्जेस्ट वॉल बोलते हैं। फिर आता है बाइकस्पाइड वॉल, जिसे मिट्रल वॉल बोलते हैं, या फिर लेफ्ट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं। कंटेन करता है 2 कस्पस, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। और फिर उसके बाद में आता है पल्मोनरी या फिर सेमी ल्यूनर वॉल, जो कि कंटेन करता है 3 कस्पस, जो कि 2 लेटरल रहते हैं और एक एंटीरियर रहता है। इसका साइज़ जो रहता है वो 2 सेंटीमीटर का रहता है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का रहता है, और ये स्मॉलेस्ट वॉल्व होता है। वहीं अगर एरोटिक वॉल्व की बात की जाए
तो उसे भी सेमी ल्यूनर वॉल भी कहते हैं, जो कि 3 कस्पस को कंटेन करता है, जो कि लेफ्ट, राइट और पोस्टीरियर रहते हैं। साइज़ का जो ओपन होता है ये 2.6 से 2.6 से 3.5 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ओपन होता है। अब आते हैं हम मसल्स के ऊपर कि मसल्स ऑफ हार्ट। तो सेप्टे जो होता है वो इंटर आर्टेरियल सेप्टम बनाता है, जो कि दोनों एट्रियम को डिवाइड करता है बीच में से। वहीं जो है इंटर वेंट्रिकल के बीच में भी रहता है, जो कि वेंट्रिकल को डिवाइड करता है। वहीं पे अगर दूसरी मसल्स की बात की जाए तो वो होती है कोर्डेट टेंडेई, जो कि कनेक्ट करता है कस्पस को पैपिलरी मसल्स के साथ, जो कि प्रिवेंट करता है एवर्जन ऑफ फ्री मार्जिन। फिर उसके बाद आती है पैपिलरी मसल्स, जो कि नंबर में 5 रहती है। 3 तो राइट वेंट्रिकल में होती है और 2 लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। क्या काम होता है इनका कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कॉम्पिटेंट बाय एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है रिगर्गिटेशन ऑफ ब्लड बैक इनटू द एट्रिया। पैक्टिनेट मसल्स जो होती है प्रेजेंट होती है इन एट्रियो एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। फिर उसके बाद आते हैं टैबिकुलाई कॉर्नी, जिसे रेत की बंडल बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन बोथ वेंट्रिकल्स। और फिर आते हैं को एपेटेशन, टाइट क्लोजर ऑफ वॉल ऑफ कस्पस के लिए काम आते हैं। अब कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हार्ट रिलीज़ करता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है जो हार्ट छोड़ता है वो ANP होता है, जिसे हम एट्रियो नेट्रा यूरेटिक पेप्टाइड बोलते हैं, या फिर एट्रियल नेट्रा यूरेटिक फैक्टर, जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इज़ पावरफुल, ये एक पावरफुल वेजोडाइलेटर होता है, सिक्रीट होता है हार्ट मसल्स के द्वारा। हार्ट मसल्स में जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा इन अपर चैम्बर ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट। फिर एट्रियल के अंदर मायोसाइट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं टू हाई ब्लड वॉल्यूम। तो फंक्शन क्या होता है उसका, होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ बॉडी वाटर, सोडियम, पोटेशियम एंड फैट। ANP जो होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करता है एल्डोस्टेरोन के। तो नॉर्मल ANP लेवल जो होता है वो 22 से 27 पिकोग्राम पर ml होता है। तो दूसरा हार्मोन जो रहता है वो वेंट्रिकुलर नेट्रा यूरेटिक पेप्टाइड होता है, जिसे हम ब्रेन नेट्रा यूरेटिक पेप्टाइड बोलते हैं, से सिक्रेटेड बाय कार्डियोमायोसाइट्स इन वेंट्रिकल्स in response to excessive stretching of heart muscles and cells। तो ये VNP जो होता है ये B टाइप का न्यूट्रेटिक पेप्टाइड होता है, जो कि 100 से लो इसका नॉर्मल वैल्यू रहता है।
अगर ये 100 से ऊपर जाता है तो इसे हार्ट फेलियर की कंडीशन में कंसीडर किया जाता है। अगर इसका लेवल 100 से 300 है तो हार्ट फेलियर परसेंट है। और अगर 300 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर माइल्ड है। 600 से ज़्यादा है तो मॉडरेट है, और 900 से ज़्यादा आ रहा है तो सीवियर फॉर्म में आएगा। तो हाई बीएनपी लेवल मोर सीवियर हार्ट फेलियर, है ना। इफ़ बीएनपी एलिवेटेड तो फिर पेशेंट को डिसिप्निया ड्यू टू क्रोनिक हार्ट फेलियर। इफ़ बीएनपी इज नॉर्मल, डिसिप्निया इज ड्यू टू पल्मोनरी प्रॉब्लम। फिर आता है टकासू डिसऑर्डर, जिसे हम एरोटिक आर्च सिंड्रोम भी बोलते हैं। ए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डिजीज ऑफ एरोटा एंड इट्स ब्रांचेस आर्टरी। तो कंडक्टिंग सिस्टम में क्या होता है, टकासू सिंड्रोम में क्या होता है, एक तरीके की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है जो कि एरोटा के अंदर ही होती है या फिर ब्रांचेस ऑफ आर्टरी के अंदर होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टिव सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिसिटी, एबिलिटी टू इनिशिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्स ऑन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो अब ऐसे नोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे नोड की फुल फॉर्म होती है साइनो-एट्रियल नोड, जिसको हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये पल्स को रेगुलेट करता है, और हार्ट बीट जो शुरू होती है वो यहाँ से ही शुरू होती है, और ये लोकेट होता है सुपीरियर वेना केवा के पास में, राइट एट्रियम के अंदर। और ये 60 से 100 इम्पल्स जनरेट करता है पर मिनट, और मैक्सिमम इम्पल्स जनरेटर होता है, और ये कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व के जरिए। और वहीं उसके बाद आता है फिर एवी नोड। एवी नोड को हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम एस्कोफ वारा नोड भी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन होता है बिटवीन आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स। लोकेट होता है लोअर एस्पेक्ट ऑफ एट्रियल एंड सेप्टम, और रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड। इफ़ ऐसे नोड अगर फेल हो जाता है इम्पल्स को जनरेट करने में, तो फिर ये एवी नोड होता है जो कि इनिशिएट करता है इम्पल्स का जनरेशन। तो ये जो होता है ये 40 से 60 इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर देता है। फिर आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या फिर एवी बंडल, या फिर बंडल ऑफ हीस। लोकेट होते हैं ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर। तो राइट ब्रांच जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट ब्रांच जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द वॉल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल, और जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट 40 बीट्स पर मिनट। ये भी जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
40 बीट्स पर मिनट के हिसाब से। फिर उसके बाद में आते हैं परकिंजी फाइबर्स, जो कि टर्मिनल पार्ट होता है कंडक्शन सिस्टम का, जो कि मायोकार्डियल सेल स्टिमुलेट करते हैं, कोजिंग कार्डियक कंडक्शन और ये 20 से 40 इम्पल्स को जनरेट करता है। उसके बाद आते हैं कार्डियक साइकिल पर। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? ये एक तरीके की सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स अकर साइक्लिकली फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक कार्डियक साइकिल जो रहता है वो 0.08 सेकेंड का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है, जो कि एट्रियल सिस्टोल जो रहता है, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है वो 0.1 सेकेंड का रहता है, और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो 0.3 सेकेंड का रहता है। वहीं जो एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर का जो रिलैक्सेशन रहता है वो 0.4 सेकेंड का होता है। फ्लो ऑफ ब्लड का फ्लो कैसे होता है? तो ब्लड का फ्लो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न द CO2 and O2 ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड और ब्लड टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन। डिफ्यूज़न के ज़रिए ही लंग्स के अंदर CO2 O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसमें बात की गई है कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस की। तो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो रहती है वो डिवाइड होती है सर्कमफ्लेक्स ब्रांचेस के अंदर। और तो अब कुछ नोट आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक बार में ब्लड कितना, एक बार में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोल देते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो रहती है इसकी वो 70 से 130 ml तक रहती है। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो पर मिनट के हिसाब से तय किया जाता है। तो इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट होता है। फिर स्टार्टिंग लॉ ऑफ हार्ट क्या होता है? इंक्रीजिंग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रिजल्टिंग इन कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो रहता है वो 6 से 12 mm of Hg रहता है। पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर जो रहता है वो 4 से 12 mm of Hg रहता है। इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंडिकेट सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और सीवियर मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस। वीनस प्रेशर आर हाईएस्ट इन द अपर एक्सट्रीमिटी, 5 से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। और फिर लोवेस्ट वीनस इज क्लोजेस्ट टू द हार्ट, जो कि 6 से 18 सेंटीमीटर पर H2O होता है। तो ये सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है? 1 mm of Hg जो होता है वो इक्वल होता है 1.35 सेंटीमीटर H2O के। और CVP इज BP इन वेना केवा नियर राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के पास में जो वेना केवा के अंदर जो प्रेशर रहता है उसको हम CVP बोलते हैं। तो नॉर्मल CVP जो होता है 2 पॉइंट पर किया जाता है। एक तो मिड एक्सिलरी लाइन जिसमें कि 3 से 8 mm of Hg इसका नॉर्मल माना जाता है।
वहीं वहीं 8 से 15 सेंटीमीटर H2O नॉर्मल है। और स्टर्नम से अगर मापा जाए तो 0 से 14 सेंटीमीटर H2O नॉर्मल माना जाता है। पोजीशन विथ हेड को 45 डिग्री पे एलिवेट करना होता है। मैनोमीटर जो होता है स्वान गोज कैथीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्लैबो स्टैटिक एक्सिस पॉइंट जो होता है वो लोकेटेड बाय द ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द sternum and finding its interaction with the imaginary line drawing down center of the chest below the axilla. मीन एटियर प्रेशर जो होता है इज ए परफ्यूजन प्रेशर फेल्ट बाय ऑर्गन इन बॉडी। एवरेज प्रेशर इन द पेशेंट आर्टरी ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। और फिर मीन एट्रियल प्रेशर जो रहता है वो मोर देन 60 इज़ नेसेसरी टू सस्टेन वाइटल ऑर्गन। फॉर्मूला रहता है 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन में 3। और नॉर्मल मीन आर्टरियल प्रेशर जो रहता है वो 70 से 105 mmHg रहता है। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम आर प्रीलोड जिसे हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं लोड होने से पहले। वॉल्यूम ऑफ ब्लड बेसिकली प्रीलोड इज स्ट्रेच। जब लोड होने से पहले मसल स्ट्रेच होते हैं तो उसे प्रीलोड बोलते हैं या फिर एंड डायस्टोलिक बोलते हैं। इंक्रीज इन हाइपरवोलेमिया रिगर्गिटेशन ऑफ हार्ट कार्डियक आउटपुट और हार्ट फेलियर में ये ज़्यादा देखा जाता है। आफ्टर लोड क्या होता है? प्रेशर रेसिस्टेंस हार्ट हैज़ टू ओवरकम टू इंजेक्ट ब्लड। आफ्टर लोड इज स्क्वीज। इंक्रीज इन हाइपरटेंशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन। हार्ट साउंड जो होता है वो L1 से हम बोलते हैं लव साउंड। ये इट इज़ हर्ड, ये कब हर्ड होता है? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं और ये सुनाई देता है एपेक्स ऑफ हार्ट पर। ड्यूरेशन रहता है इसका 0.14 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी 25 से 45 हर्ट्ज। और वहीं डब साउंड जो कि सेकंड साउंड होता है ये सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने पर सुनाई देता है। ड्यूरेशन रहता है 0.11 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज। थर्ड हार्ट साउंड जो रहता है वो प्रोटोडायस्टोलिक गैलुप बोलते हैं उसको, और वेंट्रिकुलर गैलुप या फिर कैंटुकी गैलुप बोलते हैं। ये एबनॉर्मल होता है क्योंकि डल लोपिक साउंड होता है। अर्ली डायस्टोलिक में सुनाई देता है इन रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग। जब ये वल्वार रिगर्गिटेशन होता है या फिर हार्ट फेलियर होता है तब ये सुनाई देता है। और फोर्थ हार्ट साउंड जो होता है प्री सिस्टोलिक गैलुप होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन से पहले का होता है। एट्रियल गैलुप बोलते हैं उसे। लेट डायस्टोलिक एंड हाई एट्रियल प्रेशर आकर जस्ट बिफोर S1 when atria contract to force blood into ventricle। ये जो कार्डियक हाइपरट्रोफी में देखा जाता है और इंजरी टू द वेंट्रिकुलर वॉल्व में भी देखा जाता है। और कोर्सकोफ साउंड क्या होता है? साउंड चेक ऑन द ब्रेकियल वेन वाइल चेकिंग BP। तो लोकेशन ऑफ द साउंड हार्ट
ट्रिक होती है इसके अंदर। ऑल पीपल इंजॉय टाइम मैगजीन, तो ए ऑल पीपल इंजॉय टाइम मैगजीन। तो आरोटिक साउंड जो होता है वो सुनाई देता है राइट साइड ऑफ द स्टेनम एट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। वहीं पल्मोनरी साउंड जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेनम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देता है। और थर्ड ईयर साउंड जिसे S1 और S2 बोलते हैं, ये सुनाई देता है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में। और ट्राइकस्फाइड साउंड जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ स्टेनम एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देता है। और मिट्रल साउंड जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ स्टेनम एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देता है। जो S1 S2 साउंड जो होता है वो इस स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है, वहीं S3 और S4 साउंड जो है उसको सुनने के लिए फोनोकार्डियोग्राम चाहिए होगा। जो स्टेथोस्कोप की खोज जो की थी वो रेने लेनेक ने की थी। और डायफ्राम इज अ सर्कुलर एंड फ्लैट सरफेक्टेड हाई पिच साउंड होता है, जो कि बावल लंग हार्ट साउंड टाइट सील्ड होता है। और बेल इस बाउल शेप का होता है, लो पिच साउंड होता है। एग्जाम्पल होता है फीटल हार्ट रेट, अप्लाई बेल लाइटली। एबनॉर्मल साउंड भी होते हैं इसके अंदर कुछ, जैसे कि मरमर साउंड हुआ। मरमर साउंड कब सुनाई देता है? ये एक तरीके का ब्लोइंग वूशिंग साउंड होता है, जो कि हर्ड होता है ड्यूरिंग हार्ट बीट caused by the turbulent rough blood flow through the heart vessels। और ये नैरोइंग और लीकिंग ऑफ वॉल्व के अंदर भी सुनाई देता है। और दूसरा होता है ग्रूड साउंड, जिसे वेस्कुलर मार्मर भी बोलते हैं। ये एबनॉर्मल साउंड होता है जो कि जनरेटेड बाय द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड इन एन आर्टरी। आर्टरी के अंदर जब टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है तब ये सुनाई देता है। ड्यू टू आइदर एन एरिया ऑफ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रेगुलेट बीपी। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। कल मैं ECG पर बात करूँगा। तो चलिए यहाँ पर ही समाप्त कर देते हैं।